हेलो दोस्तों, जब हम भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और पहुंचते हैं क्रमशः धीरे धीरे हम 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। लेकिन इस बीच में कुछ और भी अधिनियम हैं जिन्होंने न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को, उसके स्वरूप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और उसमें से एक है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें हम देखेंगे कि आखिर यह क्यों लाया गया और इसके मुख्य प्रावधान क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार। अब सवाल है कि इस भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मार्ले हैं इनका पूरा नाम है जॉन मार्ले और ये थे उस समय भारत सचिव थे। और जो मिंटो साहब थे लॉर्ड मिंटो ये थे हमारे उस समय वायसराय। और ये बने थे कब? करजन के बाद बने थे और 1905 से लेकर के 1910 तक ये रहे। तो ये भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और आप जानते हैं इस पद की स्थापना हुई थी 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो साथ साथ आप इतिहास, पीछे का भी इतिहास पढ़ते रहिए। तो इनके नाम पे इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। अब दूसरी बात ये आती है कि इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसको समझने के लिए दो तीन बातों पे हमें ध्यान देना होगा। और पहली बात ये है कि ये जो समय समय पे अधिनियम ला रहे थे उसमें कुछ कमियां थी और उसको सुधार करने की ज़रूरत थी। और प्लस ये कि हमारी मांगें भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था भारतीयों की मांगें भी बढ़ रही थी। तो पहला ये कि जो 1892 का अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे, कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी और इसमें सुधार की मांग कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी मेन मांग ये थी कि सरकार में, शासन में, यानी कि जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका है, उसमें भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। दूसरी जो घटना इसके पीछे थी वह यह कि 1905 में एक घटना घटती है और वह होता है कि करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन। अब आप पूछेंगे कि बंगाल के विभाजन का भारत परिषद अधिनियम से क्या लेना देना। तो इसलिए लेना देना है कि जब ये पार्टीशन हुआ तो इसका बहुत विरोध हुआ और एक आंदोलन चला, स्वदेशी का आंदोलन चला, जिसमें बहिष्कार था, जिसमें स्वराज की मांग थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा की मांग थी। और यह बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को बहुत तेज़ी से प्रभावित किया। और कांग्रेस में एक दल उभरा जिसे हम कहते हैं गरम दल और दूसरे को हम कहते हैं नरम दल या उदार दल। और इसमें आप जानते हैं कि गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन मुख्य थे जो बड़े एग्रेसिव तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। अब अंग्रेजों की चिंता ये थी कि ये जो गरम दल है कांग्रेस का, इसको दबाया जाए, नहीं तो उनके शासन के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी बात ये हुई कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शिमला में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलता है। किससे? मिंटो से, जो उस समय क्या हैं, वायसराय हैं और अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करता है। उसको हम देखेंगे कि वह विशेष अधिकार क्या थे और वही जो चीज़ थी आगे चल के 1947 में भारत के विभाजन को जन्म देती है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और चौथी बात आप इसमें रख सकते हैं
कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ गर्म दल और नरम दल में, और अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है कि जो उदारवादी दल है जिसमें गोखले और दूसरे लोग थे उनको आगे बढ़ाया जाए, इनकी मांगों को एक्सेप्ट किया जाए, ताकि गरम दल जो लाल बाल और पाल का गुट था उनको दबाया जा सके। तो मोटे रूप से आप कह सकते हैं कि 3 उद्देश्य थे 1909 के अधिनियम का। पहला ये कि एक ऐसा सुधार लाया जाए जिसके माध्यम से सरकार में, यानी कि जो विधान परिषद थी और जो कार्यकारी परिषद थी, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। दूसरी चीज़ ये थी कि 1905 में हिंदू मुसलमान मिल करके लड़ रहे थे, तो उस एकता को तोड़ना, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा चीज़ ये था कि उदारवादी दल के मांग को संतुष्ट किया जाए। और इन्हीं 3 उद्देश्यों को ले करके सामने आया था क्या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पहला जो मैंने कहा था कि उद्देश्य था कि भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली चीज़ की गई वह यह कि विधान परिषदों का विस्तार, क्योंकि यदि भारतीयों की संख्या को बढ़ाना है परिषदों में, तो जब तक आप विस्तार नहीं करेंगे वो संख्या नहीं बढ़ेगी। अब 2 विधान परिषद है 2 स्तर पे। जैसे आज देखें तो एक दिल्ली में संसद है, वह उसे विधान बनाती है, कानून बनाती है, तो उसको आप विधान परिषद कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं, या नाम उसका पार्लियामेंट या संसद है। और दूसरा जो हमारे स्टेट हैं वहाँ भी विधान परिषद है। तो दोनों स्तर पे विस्तार किया गया। तो पहले हम देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। कितना किया गया? इसको जो पहले था 16, उससे बढ़ा करके क्या कर दिया गया 60। लेकिन ध्यान रखिए ये जो 60 हैं ये अतिरिक्त सदस्य हैं। अब इस अतिरिक्त सदस्य की टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा। अब तक जो सिस्टम चल रहा था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें 16 और अब 60 लोग होने वाले थे, उसमें जो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर भी सम्मिलित होते थे, वे उसके पदेन सदस्य होते थे। और इसलिए उनके जो परिषद के सदस्य थे, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल या वायसराय को लेकर के ये टोटल संख्या बढ़ करके हो जानी थी कितनी 69। तो ये आप याद रखेंगे 60, और ये क्या है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है। दूसरी चीज़ प्रांतीय स्तर पे क्या हुआ कि जैसे बर्मा था, बर्मा पहले भारत का अंग था जिसको 1935 में भारत से अलग किया जाता है। बर्मा और पंजाब जैसे राज्यों में जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें कहा गया कि यहाँ कितने सदस्य होंगे 30 सदस्य होंगे, अतिरिक्त 30 सदस्य होंगे। वहाँ भी गवर्नर है और वहाँ भी उसकी काउंसिल है। लेकिन जो बड़े स्टेट थे, बड़े प्रांत थे, जैसे जो प्रेसिडेंसीज थी, बम्बई उसको कहा जाता था उस समय, बम्बई, मद्रास या संयुक्त प्रांत या जो फोर्ट विलियम था बंगाल वाला, यहाँ पे कितने सदस्य होने थे 50। तो आप कह सकते हैं कि 30 और 50 ये कहाँ है प्रांतीय विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कहीं 30 और कहीं 50 रखी गई, और जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या, जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या कितनी रखी गई 60।
तो 30, 50 और 60। तो ये था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। ये जो सदस्य थे, चाहे वो 30 हों, चाहे वे 50 हों, चाहे वो 60 हों, ये 4 प्रकार के सदस्य होते थे और इसको आपको समझना चाहिए। तो दूसरा आप कह सकते हैं कि 4 प्रकार के सदस्य, 4 प्रकार के सदस्य, दोनों ही प्रांतों में भी और केंद्रीय स्तर पर भी। तो पहला जो था उसको आप कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, जिसको कहते हैं पदेन सदस्य। ये पदेन हो गए। जो दूसरा था वह था मनोनीत। लेकिन एक कैटेगरी थी सरकारी, यानी ऑफिशियल। तीसरा था, इसमें भी मनोनीत थे। यदि हम सेंटर की बात करें तो इसको मनोनीत कौन करता था? वायसराय। और तीसरी कैटेगरी थी गैर सरकारी सदस्यों की। और चौथा जो ग्रुप था, चौथा जो प्रकार था वह था निर्वाचित। इसका क्या होना था? निर्वाचन होना था। और इस निर्वाचन में जो भाग लेते थे उनमें जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या वाणिज्य मंडल, इसी तरीके से विश्वविद्यालय, इसी तरीके से जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार। लेकिन एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम अलग से देखेंगे, वह था मुस्लिम। तो इन लोगों के द्वारा निर्वाचन भी किया जाता था। बाकी ये मनोनीत होते थे। और पहला जो कैटेगरी है वह है पदेन सदस्यों की। इस चीज़ को जो मुस्लिम शब्द स्पेशल आया, क्योंकि यहाँ समस्या नहीं थी। जमींदार कोई हो सकता था, विश्वविद्यालय से कोई भी आ सकता था, किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो। इसी तरीके से वाणिज्य मंडल से भी कोई आ सकता था। लेकिन यहाँ मुस्लिम को चुनना था और इसी को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत। तो तीसरी चीज का कह सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। इसे आप कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि अब मुस्लिम लीग की मांग थी। 1906 में ये लोग मिले थे। तो इन्होंने कहा कि जो एक क्षेत्र होगा वह मुस्लिम के लिए होगा, उसमें जो कैंडिडेट होगा वह भी क्या होगा? मुस्लिम होगा। और जो मतदाता होंगे वे भी क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। यानी कि मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट का चयन करेगा, दूसरा कोई इसमें भाग नहीं लेगा। इसी को हम कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। और यहीं से रिफ्ट माना जाता है। गांधी जी भी मानते थे कि भारत के विभाजन के लिए जो एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वह मिंटो, क्योंकि मिंटो से ही आगा खां और उनका प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन्होंने इस सिस्टम की मांग की थी। तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल। फिर चौथी चीज़ आप कह सकते हैं विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि। एक वृद्धि देखने को मिलती है किसमें? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो सेंटर की हो और चाहे प्रांत की हो, प्रोविंस की हो, उसमें एक अधिकारों की वृद्धि दिखती है। और वह क्या था? अब ये था कि बजट पर चर्चा हो सकती है। ये पिछले कानून से भी था। लेकिन इसके साथ साथ अब ये हुआ कि अब इसके बारे में
प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। किसके द्वारा? जो विधान परिषद है यानी कि उसके सदस्यों के द्वारा। ये अलग बात है, उस प्रस्ताव को मानना या ना मानना वायसराय के ऊपर था। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि अब प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न पूछा जा सकता था। पहले पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था, यानी आप एक सवाल कर दिए तो उससे जुड़ा कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बताएगा कि नई दिल्ली, तो आंसर हो गया। लेकिन पूरक प्रश्न में वह पूछ सकता है कि अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है? पहले तो कलकत्ता थी, कलकत्ता क्यों नहीं है? तो ये पहले पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, और पूरक प्रश्न पूछा जा सकता था, चाहे वो बजट के बारे में हो और चाहे वह जनहित से जुड़े किसी मामले में हो। लेकिन ध्यान रखिए कि विदेशी मामले और देशी रियासतों से जुड़े हुए मामलों में किसी को कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये हुआ उसके अधिकारों में वृद्धि की बात। पांचवी बात आप कह सकते हैं, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद में भारतीयों के नियुक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी 1909 के अधिनियम से, ये कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार एक भारतीय को रखा गया और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको रखा गया और याद रखिए ये लॉ मेंबर के रूप में, विधि सदस्य के रूप में रखे गए थे। और छठवीं और अंतिम बात ये कि जो लंदन में भारत परिषद थी, भारत परिषद, और इसका गठन कब हुआ था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो भारत परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति हुई। और ये 2 कौन थे? ये थे केसी गुप्ता और दूसरे थे एस सैयद हुसैन एच बिलग्रामी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी किसके? भारत परिषद अधिनियम 1909 की। तो इसमें मैं फिर दोहरा दूं, इसमें जो विधान परिषदें थे उनके आकार में विस्तार हुआ। इसमें एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, उसमें भारतीय आए, उसमें भारत परिषद में भारतीय आए, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि यहाँ पे पहली बार धर्म के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया गया और इससे हिंदुओं, मुसलमानों और बाद में हम कह सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ता गया, और जो अंततः 1947 में भारत विभाजन का एक कारण बना। यह भारत का विभाजन केवल इस कारण से नहीं हुआ, उसमें तमाम फैक्टर थे, लेकिन माना यह जाता है कि इस अलगाव को धार्मिक आधार पे जो एक साइकोलॉजिकल रिफ्ट पैदा हुई, उसमें इस व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था जो 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे हम देखेंगे दूसरे अधिनियम को, स्पेशली 1919 और 1935 के अधिनियम को। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।